अक्सर सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में आप हमारे देश में डेमोक्रेसी पर हमले, खबरें, फासिज्म का हल्ला लगातार सुनते रहते होंगे। लेकिन हमारे देश में डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है, इसको समझना है तो हमें अपने पड़ोसी मुल्कों में हो रही घटनाओं और दुनिया के तमाम देशों में हो रही घटनाओं पर भी एक नजर डालनी पड़ेगी। उसके बाद आप समझेंगे कि दरअसल हमारे देश में डेमोक्रेसी कितनी मजबूत है। एक और बड़ी घटना हुई है सोमवार सुबह। म्यांमार में फिर से सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया गया है और वहां पर मिलिट्री रूल लागू कर दिया गया है। म्यांमार हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, उससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारे देश की लगी है। जाहिर है वहां पर कुछ भी बदलाव होता है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ेगा। लिहाजा हमें म्यांमार में हो रहे तख्ता पलट के बारे में, वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में समझना जरूरी है। इसके पीछे क्या अमेरिका है, क्या इसके पीछे चीन है, इसको ठीक से समझने के लिए हमें म्यांमार के इतिहास को थोड़ा समझना पड़ेगा। फिलहाल हुआ यह है कि सोमवार सुबह खबर हुई कि सुबह सुबह म्यांमार की मिलिट्री ने वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट किया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। यानी अब म्यांमार की पावर वहां के मिलिट्री चीफ मिंग ऑन्ग ह्वेलांग के हाथों में है। हालांकि उन्होंने तुरंत एक नया एक्टिंग प्रेसिडेंट वहां पर स्थापित किया है जिसका नाम है मिंट स्वे। मिंट स्वे पुराने मिलिट्री जनरल रहे हैं जो कि मिलिट्री समर्थित डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर है। यानी वो भी एक तरह पपेट के तौर पर काम करेंगे, लेकिन जो एक्चुअल लीडर होंगे अगले जब तक कि दूसरे इलेक्शन नहीं होते तब तक जो आर्मी चीफ है मिंग ऑन्ग ह्वेलांग वो म्यांमार की सत्ता पर काबिज हो चुके हैं। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? आप जानते हैं कि म्यांमार लंबे समय तक 1962 से लेकर 2010 तक वहां पर मिलिट्री रूल रहा है और उसी के खिलाफ संघर्ष करते हुए आंग सान सू की एक दुनिया में बेहद बड़े डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर पहचानी गई, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। लगातार डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन चलता रहा तो साल 2008 में वहां पर म्यांमार में एक संविधान बनाया गया। उस संविधान के जरिए म्यांमार में सिविलियन गवर्नमेंट स्थापित करने का एक तरह से रास्ता साफ किया गया। 2010 में वहां पर सिविलियन गवर्नमेंट स्थापित की गई जिसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जो कि आंग सान सू की पार्टी थी, उसके हाथ में सत्ता आई और 2010 में ही आंग सान सू की को भी नजरबंद करके वहां से उनको रिहा कर दिया गया। हालांकि संवैधानिक पचड़ों, कानूनी पचड़ों के चलते आंग सान सू की प्रेसिडेंट नहीं बन पाई, यानी सत्ता सीधे उनके हाथ में नहीं आ पाई। लेकिन उनके जो विश्वस्त जो नेता थे वो प्रेसिडेंट बने और आंग सान सू की के हाथ में कई मंत्रालय आए, मसलन एजुकेशन मिनिस्टर, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इस तरह के भी जो तमाम मंत्रालय थे वो आंग सान सू की ने अपने हाथ में लिए और वो सत्ता में बनी रही। लेकिन यहां पर हमें समझना है कि 2008 में जो संविधान बना था उसमें कुछ ऐसे प्रावधान बनाए गए थे, चूंकि जो बनाने वाली जुंटा जो व्यवस्था थी वो मिलिट्री की ही व्यवस्था थी। उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई थी कि असली जो पावर है वो मिलिट्री के हाथ में ही रहे। यानी जो वहां पर पार्लियामेंट भी बनाई गई, असेंबली भी बनाई गई, उस असेंबली के दोनों सदनों में यानी अपर हाउस और लोअर हाउस में 25% सदस्य जो हैं वो मिलिट्री अपॉइंट करेगी। उसके लिए चुनाव नहीं होगा, उसको मिलिट्री अपॉइंट करेगी। कुछ बड़े ऐसे मंत्रालय हैं वो भी मिलिट्री के हाथों में ही रहेंगे, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री या फिर होम मिनिस्ट्री, वो भी सीधे सीधे मिलिट्री के हाथ में ही रहेगी। यानी पावर कहीं ना कहीं फिर भी एक तरीके से मिलिट्री के हाथों में ही रही और पावर शेयरिंग के चलते एक दशक तक वहां पर लगातार उथल पुथल मची रही। लेकिन पहली सिविलियन गवर्नमेंट के 5 साल पूरे होने के बाद 2015 में जब इलेक्शन हुए तो उसमें फिर से आंग सान सू की पार्टी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है उसने बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ दोनों ही सदनों में बहुमत हासिल किया। उसके बाद फिर से उनकी सत्ता आई। इसके बाद नवंबर 2020 में फिर से वहां पर चुनाव हुआ और इसमें फिर से आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ सत्ता हासिल की। लेकिन लगातार तीसरी बार हार को देखते हुए जो म्यांमार की मिलिट्री जो लीडरशिप है उसको बड़ा झटका लगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें बड़ी मात्रा में, इसमें भारी संख्या में गड़बड़ी हुई है, इसमें जो वोटिंग है वो दरअसल फेक वोटिंग हुई है, जिसके चलते जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है उस पार्टी की विजय हुई है। लिहाजा इसको रद्द करना जरूरी है। जो वहां का म्यांमार का चुनाव आयोग है, कमीशन है, उसको शिकायत भी दर्ज की गई, लेकिन कुछ दिनों बाद जांच के बाद कमीशन ने कहा कि दरअसल किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। लिहाजा जो नवंबर 2020 में जो चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट को ज्यों का त्यों माना जाएगा। लेकिन
अब होना यह था कि सोमवार को पहली बार जो नए रिप्रेजेंटेटिव चुन के आए हैं असेंबली में, उनकी पहली बैठक होनी थी, पहला असेंबली सेशन शुरू होना था और उसके बाद नया प्रेसिडेंट कौन बनेगा ये तय होना था। लेकिन इसके कुछ ही घंटों पहले जो मिलिट्री चीफ है मेंग ऑंग ह्लांग, उन्होंने इमरजेंसी की घोषणा कर दी, सिविलियन गवर्नमेंट का तख्ता पलट कर दिया और जो वहां पर विन मिंट जो प्रेसिडेंट थे उनको हटाकर नया एक्टिंग प्रेसिडेंट मिंट स्वे उनको घोषणा बना दिया गया। मिंट स्वे पुराने आर्मी जनरल है, वो जो म्यांमार में जो मिलिट्री समर्थित पार्टी है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसके नेता रहे हैं, जो कि लगातार 3 इलेक्शन में लगातार आंग सान सूची की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के हाथों करारी हार झेलती आई है। उसी के लीडर को प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है और जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका कहना है कि अगले 1 साल में इलेक्शन कराया जाएगा, नया प्रोसेस खड़ा किया जाएगा और फिर से चुनाव कराए जाएंगे। माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से वहां पर तख्ता पलट हुआ है, संविधान के साथ कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है जिसमें किसी तरह आंग सान सूकी की पार्टी को आने से रोका जाए और जो मिलिट्री समर्थित पार्टी है वहां पर एक सिविलियन गवर्नमेंट भी बनानी है, तो वो जो आर्मी समर्थित पार्टी है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, उसको किसी तरह सत्ता में बिठाया जाए, ये कोशिश लगातार जारी है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी संविधान में इस तरह के प्रावधान हैं जिसमें सत्ता आर्मी के हाथ में रहे। उसमें यह भी कहा जा रहा है कि संविधान में 2008 में जो संविधान बनाया था उसमें एक तरह का प्रावधान ये बनाया गया था कि किसी भी ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन में आर्मी तख्ता पलट कर सकती है, वो इमरजेंसी घोषित कर सकती है और पूरी पावर जो है अपने हाथ में ले सकती है। यानी 1962 से लेकर 2010 के बीच जो मिलिट्री रूल रहा और अगले 10 साल तक जो म्यांमार में सिविलियन गवर्नमेंट को स्थापित करने की जो कोशिश जारी रही, उसको एक बड़ा झटका लगा है। फिर से मिलिट्री वहां पर काबिज हो गई है। लेकिन यहाँ पर देखना जरूरी है कि क्या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय दखलंदाजी हो सकती है क्या? जो ये डेवलपमेंट म्यांमार में हुआ है, जो तख्ता पलट हुआ है, यूएस ने इसका पुरजोर विरोध किया है। यूएस हमेशा से ही आंग सान सूची की पार्टी से जुड़ा हुआ नजर आता है। उन्होंने उसके लगातार वहां पर लगातार उसका समर्थन किया है। हालांकि जब म्यांमार में हाल के दिनों में हमने देखा है कि जो रोहिंग्या है उनके जो रोहिंग्या कट्टरपंथी थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई हुई, उसको ह्यूमन राइट वायलेशन के नाम पर आंग सान सूकी का विरोध किया गया। लेकिन असल में जो अमेरिका का जो संबंध है वो आंग सान सूची की पार्टी से काफी मजबूत है। यानी इसको ऐसे समझना चाहिए कि जो यूएस ब्लॉक है उसको एक बड़ा झटका है। लेकिन क्या इसमें चीन की दखलंदाजी हो सकती है कि चीन भी म्यांमार का एक पड़ोसी मुल्क है और चीन अपने इलाके में अपना प्रभाव बनाने के लिए ये कर सकता है, जैसा कि उसने नेपाल में किया, जैसा कि वो पाकिस्तान में कर रहा है और वो लगातार म्यांमार में भी इस तरह की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि चीन हमेशा ये कहता रहा है कि आंग सान सूकी की पार्टी के साथ भी उसके उतने ही मजबूत संबंध है, लेकिन चीन नेचुरली ज्यादा बेहतर रिश्ते बना के रखता है जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उससे। जाहिर है इस तख्ता पलट को चीन का समर्थन हासिल है। चीन चाहता है कि जो जिस तरह से पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी तरह जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चीन का, उसी के तहत चीन और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर म्यांमार में भी बनाया जा रहा है। उसके लिए किसी तरह का कोई खतरा ना हो। जाहिर है चीन के म्यांमार में काफ़ी बड़े डीप इंटरेस्ट हैं और वो चाहेगा कि वहाँ पर इस तरह का मिलिट्री रूल हो जिसको वो बहुत आसानी से कहीं ना कहीं उनके साथ बार्गेनिंग कर सकता है, क्योंकि हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टियां, हमेशा सिविलियन गवर्नमेंट्स चीन के साथ उनका काफ़ी जो एक कहें रिलेशन है वो ज़्यादा ठीक नहीं रहता। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि चीन का दखल काफ़ी हद तक इसमें दिखाई देता है, समर्थन दिखाई देता है, क्योंकि अगर चीन इस तख्ता पलट के साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तख्ता पलट को कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। हालांकि अमेरिका ने सीधी धमकी दी है कि अगर जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद वहाँ पर कुछ बड़े सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं और जो फिलहाल जो आर्मी चीफ है मिन ऑंग ह्लांग, उन पर 2019 में यूएस गवर्नमेंट पहले से ही सैंक्शन लगा चुकी है। यानी चीन अमेरिका के साथ तो इस मौजूदा सिविलियन मिलिट्री गवर्नमेंट के कोई अच्छे संबंध नहीं होने वाले में, तो जाहिर है नेचुरली इसका फायदा चाइना उठाएगा। भारत इस मामले पर फिलहाल चुप है। भारत नज़दीकी से नज़र रखे हुए कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है, लेकिन आने वाले दिनों में भारत को बहुत ध्यान से टैक्टिकली इसको देखना होगा और भारत किस पक्ष में रहता है, किस तरीके से अपने संबंध म्यांमार के साथ स्थापित रखता है, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। नमस्कार।